गुजरात में सूरत शहर के पास ये हजारों हेक्टेयर में जिन तालाबों को आप देख रहे हैं, ये इस पूरे इलाके में बीते 22 सालों में आई एक बड़ी क्रांति है। हजारों की तादाद में ये छोटे छोटे तालाब 10,000 परिवारों के तकरीबन 1.5 लाख लोगों के जीवन में खुशियां ला रहे हैं। हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि ये पूरा इलाका गुजरात में ब्लू क्रांति का गढ़ माना जाता है। तकरीबन 75,000 हेक्टेयर जमीन पर बने ये तालाब बंजर पड़ी जमीन से करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। इन तालाबों में पलने वाला झींगा देश और दुनिया के कोने कोने में जाता है। लेकिन हैरानी होगी आपको ये सुनकर कि इतने बड़े इलाके में लाई गई नीली क्रांति का श्रेय सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जाता है। नाम है डॉक्टर मनोज शर्मा। और ये हमारा नहीं, इस इलाके के हजारों झींगा उत्पादन करने वाले किसानों का कहना है। जब से मनोज भाई ये फील्ड में हमको लाया है, वहाँ से हमारा प्रोग्रेस बहुत हो गया है। मैं पहले टेम्पो चलाता था, आज मेरे पास 20-25 पौंड है। कितनी आमदनी कमा सकते? कम से कम साल का हम 10-15 लाख कमा सकते हैं। मेरे को मनोज भाई ने थोड़ा हेल्प किया और तालाब बनाने के लिए थोड़ा गाइडेंस दिया और मैं उसमें थोड़ा मेहनत करके काम किया तो मेरे को अच्छी रोजी रोटी मिलने लगी। आज मेरा खुद का 6-7 तालाब है। उनके साथ नर्मदा नदी का सीड लाता था फिर मीठा पानी का मनोज भाई के साथ। मनोज भाई जब भी पहले सूरत आए थे तभी उसी टाइम पे मैं भी मिलता था उनसे, थोड़े ऐसे रास्ते में दोस्ती पहचान हो गई। फिर बाद में मिलता था तो उनका मीठा पानी का बच्चा लाते थे टेम्पो में हम लोग। फिर मेरे को थोड़ा गाइडेंस किया खारा पानी झींगा बनाने का लिए। फिर कलेक्टर ने जगह दिया मेरे को कटपोर गांव में जगह दिया। बाद में वहाँ कल्चर किया मनोज भाई के गाइडेंस से। तो उसके बाद मेरे को हर साल 10-15 लाख रुपया आराम से मिल जाता है। मैं मेरी फैमिली के साथ खुश हूँ। इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और जो सभी लोग जिस तरह से जॉब की तरफ जा रहे हैं उससे अच्छा मैं कुछ नया करूं, तो इंस्पायर होकर मैंने एक्वाकल्चर में अनुभव के लिए मनोज भाई के पास आया। डॉक्टर मनोज भाई का इसके अंदर इतना इन डेप्थ नॉलेज था और इन्होंने जो फार्मिंग की प्रक्रिया है उसको बहुत सरलता से सबको समझ में आए। जो आदमी एजुकेटेड नहीं है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उन सभी को ये अच्छे से डाइजेस्ट हो, समझ सके और इस प्रक्रिया के अंदर एक्वाकल्चर को ये कर सके समझ के। और इस तरह से उन्होंने इसको इतना सरल इसको बनाया था, तो उसकी वजह से हमको भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ और हमने भी हमको काफ़ी अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला और इसके अंदर से हमने शुरुआत की करने के लिए। ऐसे मेरे जैसे ऐसे काफ़ी युवा है जिनको काम करने का मौका मिला है, जो अभी जॉब करने के लिए दूसरी जगह नहीं जाते हैं, जो ये इस गांव से है, इसी जगह से है, तो वो सभी लोगों को, सभी परिवारों को काम करने का इसकी वजह से मौका मिला है। मैं खुद पिछले 16 साल से ये काम कर रहा हूँ और काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। सब ऑल सक्सेस गोज़ टू डॉक्टर मनोज भाई। उनकी वजह से मेरा अकेले का नहीं, ऐसे ये पूरे तालुका प्लेस में लगभग 20-25 हज़ार परिवार है जिनको इसकी वजह से किसी ना किसी माध्यम से सभी को इसका रोजगार और इसका बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, ये मनोज शर्मा के अथक प्रयासों का ही नतीजा है जो इस बंजर भूमि में आज किसान लाखों का झींगा उत्पादन कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा ने एक ऐसे इलाके में लोगों को झींगा पालने के लिए प्रेरित किया जहां दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मनोज शर्मा की तकनीक के आगे ये बंजर जमीन मोती उगलने लगी। श्रिम्प फार्मिंग, स्पेशली ब्रैकिश वाटर श्रिम्प फार्मिंग, वो उसी जगह किया जाता है जहाँ मीठे पानी का नदी नाला
जो समंदर में जाके मिलता है। तो टिपिकल एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जहाँ समंदर में जैसा 30 पीपीटी पानी होता है और मीठे पानी का ज़ीरो होता है, ये दोनों जब मिल जाता है तो 15-20 पीपीटी का एक टिपिकल इन्वायरमेंट तैयार होता है, उसको हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। और जनरली ऐसी एरिया जो होती है वो सॉल्ट अफेक्टेड होती है, जहाँ एग्रीकल्चर फील्ड नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर करके वो सॉल्ट अफेक्टेड लैंड होती है। तो ऐसी बिन उपजाऊ ज़मीन में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये जो थॉट है, तो उसमें फ़िश पका सकते हैं, प्रॉन पका सकते हैं। तो जब मोनोडॉन, ब्लैक टाइगर या उसके बाद ये जो SPF वनामी आया है, जिनका उत्पादन हम 5 से 10 टन पर हेक्टर ले सकते हैं, तो ये आइडिया जब हमने 2-4 पॉइंट से इम्प्लीमेंट किया था और जब देखा कि इसके अंदर इतनी सारी प्रॉफिटेबिलिटी है और 6 महीने के अंदर दूसरे खेती के कंपेयर में एक बिन खेती ज़मीन में इतना अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं, तो गुजरात में तो आप जैसे जानते हैं कि हर आदमी के अंदर एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप है, एक बिज़नेस DNA है, बिज़नेस जीन है। तो उन लोगों ने तुरंत से इसको कब अडॉप्ट कर लिया और रातों रात 10 साल के अंदर जो पौंड हमने 4 पौंड से काम चालू किया था, 4,500 पौंड में ये झींगा उत्पादन हो रहा है। बचपन का शौक तो अपनी जगह था, लेकिन मनोज शर्मा इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन कुदरत ने मनोज शर्मा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। डॉक्टर मनोज को बचपन से ही मछलियों से लगाव था। छोटी उम्र में तालाब से मछलियां पकड़ना और मछलियों को पालने का शौक मनोज शर्मा की जिंदगी को कहां से कहां ले जाएगा, ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। डॉक्टर मनोज शर्मा महाराष्ट्र में जन्मे और गुजरात कैसे कर्मभूमि बन गई, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मेरा जन्म नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ है, जो एक मराठवाड़ा का पार्ट है। बचपन से ही कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा मच्छियों से लगाव था, ऐसा माँ बताती थी। मैं छोटा था तब हमारे घर से करीब नज़दीक एक छोटा तालाब था, तो वहाँ से मैं कुछ फ़िश पकड़ के लाता था और एक सर्फ का डब्बे के अंदर उसको बंद करके रख देता था एक्वेरियम की तरह, और वो 1-2 दिन में मर जाते थे। तो माँ हरदम बोलती थी कि मैं 7-8 साल की उम्र से ही मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं फिशरीज या मच्छियों की तरफ बहुत नेचुरल लगाव था। बाद में मेरा 10th-12th के बाद मुझे एक कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना था और मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी की। बचपन का शौक तो अपनी जगह था, लेकिन मनोज शर्मा इंसानों के डॉक्टर बनना चाहते थे। लेकिन कुदरत ने मनोज शर्मा के लिए कुछ और ही सोच रखा था। वो डॉक्टर बनकर भी डॉक्टर नहीं बन पाए। परिस्थितियों ने कुछ ऐसा जाल बुना कि मनोज शर्मा को अपने बचपन के शौक को भी करियर बनाना पड़ा। 11th-12th भी मैंने थोड़ा गणित को, मैथमेटिक्स को कम करने के लिए मैंने फिशरीज एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, और 12th में मेडिकल के लिए भी वो काफ़ी इजी था। लेकिन बचपन से तब मुझे जब प्रेरणा मिली तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था, और 12वीं के रिज़ल्ट के बाद मुझे कुछ 2-3% मार्क कम मिले और गोवा मेडिकल कॉलेज में मेरा नंबर लग गया था। लेकिन घर की परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी और कुछ कारण ऐसे थे कि मैं मेडिकल ज्वाइन नहीं कर सका, हमारी आर्थिक परिस्थिति ख़राब थी। उसके बाद में मैंने, सबको शायद सरप्राइज़ होगा, मैंने 1 साल कॉमर्स किया और क्रिकेट खेलता था। एक दिन अचानक डॉक्टर A.N. कुलकर्णी जो मेरे गुरु थे 11वीं 12वीं में, उन्होंने मुझे देखा और पूछा कि बेटा तेरी मेडिसिन की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो मैं उनके सामने बात नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहीं से पता लगाया कि मैं अभी साइंस नहीं पढ़ रहा हूँ और कुछ परिस्थिति की वजह से मैं मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सका। तो एक दिन वो दूसरे दिन मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के लेके गए, बोले कि अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो, एक BSc फिशरीज़ बोल के बहुत अच्छा सब्जेक्ट आया है, तुम वो करो, कॉमर्स करने से अच्छा वो करो बेटा। और उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती BSc में एडमिशन करवाया फिशरीज़ में। और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ज़िंदगी का, जो बोलते हैं ना कि जो विधि का विधान है, जो तुम्हारे को भविष्य में भगवान तुम्हारे लिए जो नक्की करता है, उसको तुमको कल्पना तब नहीं होती है।
तब मैंने बीएससी फिशरीज़ किया और डिस्टिंक्शन में बीएससी फिशरीज़ किया। और उसके बाद मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन का जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है वो उसमें मैंने एग्ज़ाम दी और मुझे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री इन एक्वाकल्चर मैनेजमेंट में कोर्स मिला। फिर मैंने 3 साल का मास्टर्स डिग्री करी। जिन मछलियों को अनभिज्ञता में बचपन में पालते पालते मनोज मार डालते, अब वो उन मछलियों के विशेषज्ञ बन गए थे। मछलियों की नब्ज पकड़कर ये बताने लगे कि कैसे पानी में वो कितने दिनों तक जिंदा रहेंगी। लेकिन अभी तो सारा ज्ञान कागजी था, डिग्रियों तक सीमित था। इस ज्ञान को अनुभव की कसौटी पर अभी खरा साबित करने की चुनौती थी। जब मेरा आखिरी इंटरव्यू था तब डॉक्टर गजेरा जो गुजरात से आए थे, उन्होंने मेरे गुरुजी के पास आए, डॉक्टर A.K. रेड्डी के पास, और उन्होंने बताया कि उनको गुजरात में कुछ टेक्नीशियन लोगों की ज़रूरत है, कि गुजरात में कुछ एक्वाकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि शायद 28 सितंबर 1994 में जब मैंने पहली बार सूरत में अपना पैर रखा था, तो उस टाइम पे सूरत में बहुत बड़ा फ्लड आया था। तापी नदी ब्रिज को लग के बह रही थी और मुझे यहाँ आना तक मुश्किल था क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आती थी। तो वहाँ मुझे आज भी याद है कि एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और मैं छोटी सी बैग लेके वहाँ उनके पास पहुँचा। मतलब साहब मुझे ब्रिज को क्रॉस करके जाना है, सामने मुझे मेरे गेस्ट है जहाँ उन्होंने मुझे एड्रेस दिया है। तो करीब 6-7 घंटे के बाद मैं उनकी गाड़ी में बैठ के, उन्होंने पेट्रोलिंग गाड़ी ने मुझे दूसरे रोड से लाके यहाँ रांदेर रोड छोड़ा था। और जब मैंने यहाँ आके देखा, डॉक्टर गजेरा के साथ घूमा 2-3 दिन, देखा कि यहाँ काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और लोगों को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो योगायोग मेरा प्रदीप नाविक जी से मुलाकात हुई दूसरे ही दिन। प्रदीप नाविक दांडी गांव के सरपंच थे और उनका ये सपना था कि कहीं ना कहीं उनके गांव में जो दरिया के अंदर, समंदर के अंदर जो मच्छी का उत्पादन कम हो गया, और वो लोग पूरा फिशरमैन विलेज था और उसके वो सरपंच थे और उन्होंने मुझे मिले, बोले कि आके बेटा ज़रा देखो यहाँ कुछ हो सकता है क्या। वहाँ से ज़िंदगी की सही शुरुआत हुई। ये बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मनोज शर्मा की बड़ी सोच थी। अब तो उनकी ये सोच एक क्रांति का रूप ले चुकी है। नई जगह, नए लोग, नई सोच और नया फैसला, लेकिन कुछ कर गुजरने और अपने ऊपर के भरोसे ने हिलने नहीं दिया। ये बात सच है कि मनोज शर्मा ने नहीं सोचा था कि 4 एकड़ से की गई शुरुआत देखते ही देखते 4,500 एकड़ तक पहुंच जाएगी। हमने, मैं और प्रदीप भाई ने कुछ 4 तालाब बनाए। तब लोग अक्सर से, आप शायद आपको ताजुब होगा कि लोग हंसते थे मेरे पे कि भाई इंसानों का डॉक्टर सुना है या ये जानवरों का डॉक्टर सुना है, ये आप मच्छी और झींगा के डॉक्टर कैसे क्या हो गए। लेकिन जब लोगों ने देखा कि 1995 और 6 में जब हमने 4 तालाब बना के, जो रात दिन परिश्रम करके मैं और प्रदीप भाई ने जब झींगा उत्पादन किया, लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। लोगों ने देखा कि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, वो भी एक बंजर भूमि में, जो खार खराब लैंड जिसको बोलते हैं, जिसे सॉल्ट अफेक्टेड लैंड के अंदर जो उत्पादन हुआ, तो पलक झपकते ही 4 तालाब से 4,500 तालाब कब बन गए पता ही नहीं चला। और आज की परिस्थिति के अंदर जो डेवलपमेंट गुजरात में हुआ है, जो हम 3-4 फार्मरों ने मिलकर जो साथ में जो काम किया है, आज करीब 700 फार्मर हुए और 30 से 35 हज़ार टन झींगा उत्पादन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी काया पलट है। ये बड़ी कामयाबी थी,
लेकिन इस कामयाबी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मनोज शर्मा की बड़ी सोच थी। अब तो उनकी ये सोच एक क्रांति का रूप ले चुकी है। आगे बढ़ने की प्रेरणा ही थी कि मनोज शर्मा आज इस मुकाम पर खड़े हैं और सैकड़ों हजारों किसानों के महानायक हैं। सूरत में आलीशान कोठी है, ऐशो आराम का हर वो सामान है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब 2 जून की रोटी के लिए कड़ी और बड़ी सहमत उठानी पड़ती थी। मेरे जीवन में मुझे आज अगर से कोई पूछोगे क्या आपने ये सब प्लान किया, क्या आपने सब कुछ ये किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा जन्म नांदेड़ में जो हुआ है और यहाँ आने के बाद जो इतना सब डेवलपमेंट हुआ, तो मुझे कहीं ना लगता है कि भगवान का एक सिलेक्शन है, ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। छोटा सा परिवार है, एक बेटा और बेटी। पिता की कामयाबी पर परिवार वालों को भी गर्व है। डॉक्टर मनोज की धर्मपत्नी तो अपने पति के काम पर ही पीएचडी कर रही हैं। मैं खुद भी एक एक्वाकल्चर ग्रेजुएट हूँ, तो उन्होंने जो काम किया है, ब्लू रेवोल्यूशन गुजरात में लाया है, उलपाड़ के तालुका में लाया है, तो मैं खुद उनके काम के ऊपर मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ। मेरे नाम से पापा ने एक कंपनी शुरू की है और इस कंपनी की वजह से लोगों की लाइफ में इतने सारी चेंजेस आई है। और जब भी मेरे दोस्त या कोई भी मुझे पूछता है कि तेरी कंपनी का नाम क्या है, तो मेरे नाम मयंक शर्मा के नाम से है, मयंक एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई फादर। और मैं आगे जैसे अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं आगे जाके मैं ज़रूर मेरे पापा की मदद करना चाहूँगा इस फील्ड में। आज देश और दुनिया में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उस आबादी के पोषण की चिंता हर किसी को सता रही है, लेकिन डॉक्टर मनोज शर्मा को नीली क्रांति में नई उम्मीद नजर आती है। कहीं ना कहीं मेरा एक सपना है कि मैं भारत में कुपोषण का दर बढ़ रहा है, प्रोटीन डिफिशिएंसी सिंड्रोम बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय पद्धति जो खाना है वो ज़्यादा करके कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच है, जहाँ हमको प्रोटीन का सप्लाई कम हो जाता है। और आज भी गुजरात से अंदर लेके भारत के अंदर आप देखो जाए तो प्रोटीन डिफिशिएंसी सिंड्रोम एक कुपोषण का दर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और फिश और फिशरीज प्रोडक्ट एक बहुत ही सस्ता ज़रिया है एनिमल प्रोटीन को उत्पादन करने का, और मैं चाहता हूँ कि भारत के अंदर इसकी भरपूर मात्रा में सरकार इसको प्रोत्साहन दे। अन्न का उत्पादन है कि तो कहीं ना कहीं हम इतना आज पढ़ रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, तो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि 2050 में इस देश को, दुनिया को ऐसा क्या माध्यम है जो अन्न के उत्पादन क्षेत्र में आगे लेके आएगा, या 7 बिलियन जो पॉपुलेशन दुनिया का बढ़ने वाला है, तो उसको कौन सा माध्यम है, कौन सा ज़रिया है जो कि अन्न की पूर्ति करेगा। तो मेरा ये विश्वास है कि मत्स्य उद्योग में या ब्लू रेवोल्यूशन में, ब्लू रेवोल्यूशन सिर्फ झींगा मच्छी उत्पादन नहीं है, ब्लू रेवोल्यूशन में हर वो चीज़ जो पानी के स्रोत का इस्तेमाल किया जा सकता है, कि अन्न के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, लोगों को जो भी ज़मीन से या पानी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको सही मात्रा में ब्लू रेवोल्यूशन जस्टिफाई करेगा। मेरा एक सपना है कि खेती में जो लोगों को क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मत्स्य उद्योग से मैं पूरी दुनिया को ये सीख दूं और शायद ऐसा कुछ करूं कि आने वाले समय में जो किसान हैं अपने भारत के, जो खेती करते हैं, वो इससे कुछ प्रेरणा ले। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ट्राई किया, उसके बाद हम लोगों ने बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया और विदेश में जाके 10-1 साल तक काम किया। और उसके बाद जब हम आए यहाँ पे, तो उस समय हमको मनोज भाई की सानिध्य में कुछ फार्मर काम कर रहे थे, उनको देखने के बाद, इनकी गतिविधियाँ देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये एक अच्छा बिजनेस है जो हमारे घर के सामने हो रहा है। तो हमने वो सोच के फिर हम इस धंधे में आए और मनोज भाई के गाइडलाइन के अंदर हमने 4 तालाब से शुरू किया।
जो भी वहाँ से हम लोग कुछ कमा के लेके आए थे वो सारे पैसे हमने यहाँ पे लगाए और उसके बाद शुरुआत की। तो पहले ही क्रॉप के अंदर हमको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद हमको और विश्वास बैठा, तो हमने फिर धीरे धीरे करके आगे काम शुरू किया। डॉक्टर मनोज शर्मा इस पूरे इलाके के लिए सिर्फ एक विशेषज्ञ नहीं है, बल्कि वो एक संस्था है। खुद के फार्म पर प्रयोग करना, झींगा उत्पादन में नई और सरल तकनीक का इस्तेमाल करना और फिर उन तकनीकों को इन किसानों के फार्म तक पहुंचाना। 75,000 हेक्टेयर के इस फार्म में मनोज शर्मा की तकनीक का ही बोलबाला है। जिन लोगों को मनोज शर्मा ने पढ़ाया, अब वही लोग मनोज शर्मा के साथ उनके झींगा फार्म में एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मनोज सर हमारे कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चर आते थे। उन्होंने सीड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, बहुत पूरे स्टूडेंट को मोटिवेट किया। उनकी बातों से इंस्पायर होकर मैंने उनसे फार्मिंग के बारे में बातचीत की। उन्होंने हमें यहाँ आके फार्म पे काम करने का मौका दिया। मैं यहाँ पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। देश भर में झींगा उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। जिस तरह से देश के दूसरे राज्यों में वेस्ट लैंड है, अगर उस जमीन का इस्तेमाल मछली या झींगा उत्पादन में किया जाए तो किसानों की काया पलट सकती है। इनलैंड ब्रैकिश वाटर अफेक्टेड एरिया है, जो रोहतक में, यानी हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उसकी भी आप मात्रा अगर इसमें जोड़ दे तो वो 8.2 मिलियन हेक्टर है। तो कुल मिला के करीब 10 लाख हेक्टर की जितनी जगह जो वेस्ट पड़ी हुई है, जिसके अंदर हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, इसको एट पार एग्रीकल्चर का दर्जा देंगे तो ये देश की और ये दुनिया की काया पलट हो जाएगी। डॉक्टर मनोज शर्मा ने इस इलाके को बदलने के लिए अपने जीवन के 22 साल लगा दिए। जिस तरह से शुरुआत हुई उसमें मनोज शर्मा को अकेले चलना पड़ा और यही उनकी महानायकी थी। लेकिन हर रात की सुबह होती है। ये बात सच है कि सुबह की उन किरणों को आने में सालों का वक्त लगा, लेकिन जिन दूरदर्शियों के प्रयासों से दुनिया समेत पूरे हिंदुस्तान में खेत लहलहाए, उनमें नॉर्मन ई बोरलॉग और MS स्वामीनाथन जैसे महान वैज्ञानिकों के साथ साथ एक नाम और था, और वो थे KS गिल।